हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टीजीटी साइंस के रिगार्डिंग। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग जहाँ से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, बट स्टिल आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने के लिए भी मिलेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हो, आप एनवीएस टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हो, आप एईएस टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हो, आप केवीएस टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हो, या आप DSSS टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हो। इसके अलावा कोई भी अगर आप टीजीटी साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सभी के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। सो चलिए, सबसे पहले मैं एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, अगर आप लोगों ने पढ़ना नहीं स्टार्ट करा है तो आप पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, या तो आप सबसे पहले आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, है ना। सिलेबस आप चाहें तो पूरा एक हार्ड कॉपी पे निकलवा लीजिए, अदरवाइज सिलेबस पूरा है, नेट पे आप देखेंगे, गूगल आप लोग करेंगे, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप उसको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में एक नोट बना लीजिए, है ना। एक पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको अगर दिख रहा होगा ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए, यूपी टीजीटी साइंस का यहाँ पे पूरा केमिस्ट्री है ना। उसके बेसिकली टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स के अंदर सारे सब टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं। तो इस तरीके से ना आप लोग अपना पूरा एक सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक अपना पढ़ते हैं, XYZ, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपनी NCERT से कर रहे हो या चाहे आप किसी और से कर रहे हो, आप जिस भी बुक से कर रहे हैं, आपने क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक लिखा, मान लीजिए आपने मैटर के अंदर नेचर एंड बिहेवियर पढ़ा पूरा मैटर का, तो उसके अंदर ना आप लोग टिक लगाते रहिए साथ ही साथ कि हाँ भैया, हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कंपाउंड्स पढ़ा, फिर हमने मिक्सचर्स पढ़े, ठीक है, इस तरीके से फिर हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा। इस तरीके से आपने क्या करना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे उसको अपने पास रखिए, पूरा सिलेबस। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग जब भी पढ़े, जो भी पढ़े, पूरा सिलेबस आप लोगों के पास होना चाहिए। आप लोगों की स्टडी टेबल पे वो पूरा सिलेबस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी पढ़ रहे हैं, सिलेबस का नहीं पता कि हाँ चलो ठीक है यार, सिलेबस कहाँ है। नहीं, किसी भी सब्जेक्ट्स की, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोग पढ़िए। आप जिस भी एक टॉपिक कवर करते हैं उसको साथ के साथ आप लोग टिक लगा लीजिए कि हाँ मेरा ये हो गया, फिर मैंने ये करा, मेरा ये हो गया, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप सब बेसिकली सॉल्व भी करते रहिए। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एक मिनट, ओके। इसके बाद अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले है, देखो वैसे तो मैंने पूरा यूपी टीजीटी साइंस के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ है। जिसने वो वीडियो देखा है बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है। बट ये जो मेरे पास है पूरा सब टॉपिक्स भी है इसमें, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ये पूरा सिलेबस भी शेयर कर दूंगी, तो आप यहाँ से भी पूरा देख सकते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि कैपलर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट इज इक्वलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो बताइए, मास होगा, एनर्जी होगा, लीनियर मोमेंटम होगा या फिर एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। अगर आपने कैपलर्स लॉ अच्छे से पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज कैन बी द फ्यूल इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर। बताइए, इनमें से कौन सा फ्यूल होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में। कैडमियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, थोरियम होता है या फिर हीलियम होता है। देखो, मैं इसका आंसर है बेसिकली सेकंड, यानी कि थोरियम। देखिए, जो थोरियम होता है वो सबसे ज़्यादा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा एबुडेंट है नेचर में, है ना, किससे भी ज़्यादा, यूरेनियम से भी ज़्यादा। तो अगर यहाँ पे बात आती है कौन सा फ्यूल अगर हम बेसिकली यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में, तो यूरेनियम भी होगा, लेकिन अभी यहाँ पे यूरेनियम ऑप्शन में नहीं है, और बेसिकली थोरियम एंड यूरेनियम, और थोरियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड इज द आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। देखो, इसी तरह के क्वेश्चन से बार बार ये चीज बोल रही हूँ, आप ये जरूरी नहीं होता है कि भैया यूपी टीजीटी का हम तो अलग से पढ़ेंगे, है ना, एईएस का हम अलग से पढ़ेंगे। भाई साइंस तो साइंस है ना,
आप टीजीटी साइंस भरे हो तो टीजीटी साइंस में तो साइंस के तो क्वेश्चंस आएंगे, कोई मैथ्स के क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे ना। तो पढ़ना तो वही एनसीईआरटीज है, वही 12th तक पढ़ना है, थोड़ा ग्रेजुएशन तक का भी पढ़ना है, तो वही सब चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए देखो आप कोई भी, मान लीजिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, आप बेशक किसी भी, आपने कोई भी सब्जेक्ट से अपना टीजीटी पीजीटी भरा हो, पर ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी एग्जाम के क्वेश्चंस लगाएंगे। आप टीजीटी पीजीटी के उस सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट से आपने फिल करा है, आप हर एग्जाम से क्वेश्चंस लगाइए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपके जो टॉपिक्स होंगे वो आपके उतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और उतनी ज़्यादा आप लोगों की एक अच्छी तैयारी होगी। बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम वुड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डैश कैरेक्टर ऑफ इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बताइए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम्स की, वो बेसिकली बढ़ती है जब कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, बताइए। जैसे मान लीजिए, तो इसका आंसर है देखो पी डी एफ या एस, तो इसका आंसर है फोर्थ, यानी कि एस कैरेक्टर जब बढ़ेगा। देखो आपको पता है कि भाई जो एस ऑर्बिटल होता है ना, वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है। न्यूक्लियस के पास तो एस ऑर्बिटल होता है ना, तो क्या होता है, इसके पास होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बॉन्ड होता है ना, वो ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, है ना, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा बनेगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से अब अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होता है, और क्योंकि एस कैरेक्टर न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी बेसिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, इसका आंसर इसलिए क्या रहेगा, फोर्थ, यानी कि एस ऑर्बिटल, यानी एस कैरेक्टर। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बोल रहे हैं कि विच मिरर इज बेस्ट सूटेड टू फोकस पैरेलल रेज एट अ पॉइंट। बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा मिरर है जो सबसे ज्यादा बेस्ट सूट होता है एक फोकस करने के लिए, हमें बेसिकली जो पैरेलल रेज होती है ना उसको। तो यानी कि बताइए क्या होगा, स्फेरिकल कॉन्केव, स्फेरिकल कॉन्वेक्स, हाइपरबोलिक या फिर पैराबोलिक। तो पैराबोलिक जो मिरर होता है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है इस चीज के लिए, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको करते चलें। आगे बढ़ते हैं, द वीकेस्ट ऑफ द 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस इज, है ना, आपको 4 फोर्स दी हुई है, सॉरी, आपको क्या है ना, ये बेसिकली 4 फोर्स दी हुई है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो आपने बताना है कि सबसे इन चारों में से जो सबसे ज्यादा एक वीकेस्ट जो इंट्रैक्शंस होगा वो किसका होता है, तो वो बेसिकली ए, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बताइए क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एस पी डी, है ना, अच्छे से आप नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। हर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कहाँ से वो लोग क्वेश्चन देते हैं, वो तो एग्जामिनर जाने कि भैया उसने क्या देना है ना। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, देखो बेसिकली आपने पढ़ा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो रेफर्स टू एज द ट्रांजिशन मेटल्स। ये बिल्कुल केमिस्ट्री की जब आप बुक पढ़ेंगे ना, ऐसी मोटी मोटी लाइन में ऐसे लिखा हुआ है नीचे कि उनको हम, आपने पढ़ा होगा, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। तो इसलिए 1 यानी कि ऑल मेटल्स, है ना, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बोल रहे हैं द ट्रांजिशन मेटल्स इन देयर कंपाउंड शो। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो बेसिकली क्या शो करते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड्स, या फिर आयोनिक एंड कोवलिक बॉन्ड्स। तो बताइए क्या इसका बेसिकली आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ, यानी कि आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन इज। बताइए कौन से कंपाउंड को हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर है सेकंड, यानी कि लिक्विड अमोनिया, NH3 वही हम यूज करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल मटेरियल फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ कुकिंग वेसल्स मस्ट हैव। बताइए, तो इसका आंसर है 1, यानी कि लार्ज हीट कैपेसिटी एंड स्मॉल कंडक्टिविटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2, तो बताइए क्या होता है भैया, डाई मैग्नेटिज्म होगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा, फेरोमैग्नेटिज्म होगा, या फिर एंटी फेरो होगा। तो इसका आंसर है बी, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म। क्यों, अगर आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, है ना, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिज्म नेचर शो करता है, इसलिए इसका ये आंसर रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेल्टन एटॉमिक थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है साइंस में।
एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर, बताइए। देखो अगर मैं आपको चीज बता दूं, अगर मान लो कोई सेम एलिमेंट का एटम होता है ना, तो उसका शेप, साइज, मास सब सेम होगा, लेकिन अगर किसी अदर एलिमेंट का एटम होगा तो उसकी चीजें डिफर हो जाती हैं। तो यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं एक एलिमेंट के, कोई भी आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है, उसको बेसिकली उसके एटम की बात बतानी है, तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि आइडेंटिकल मास, साइज एंड शेप। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो या फिर एसिडिक एसिड। अब आपको पता है एसिडिक एसिड अपने आप में एसिडिक है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक एसिडिक भाई साहब आएंगे, बोले मैं चलूंगा, चलो भैया तुम चलो, फिर एसिडिक गए, ठीक है, उसके बाद मोनोजी आए, उसमें एक और पावर ऐड हो गई, मोनोजी आए, बोले ऐसा है तुम अकेले क्यों जाओगे, मैं भी चलूंगा, चलो भैया तुम भी चलो। फिर तीसरे आए डाइक्लोरो, उसने कहा अरे तुम एसिडिक हो, तुम मोनो हो और मैं तो डाई हूँ, मेरे में तो और दो पावर है, तो वो और ज्यादा एसिडिक हो गया। अब ट्राइजी आए लास्ट में, बोले तुम मोनो, तुम एसिडिक, तुम मोनो और तुम डाई, मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं क्योंकि ट्राई हूं, तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया? ट्राइक्लोरो, यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया है ना, तो इसका आंसर होगा ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। आज तो मतलब हद की खांसी हो रही है भाई, दवाई लेनी पड़ेगी अब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन अ कैटायन इज फॉर्म, जब कैटायन बनते हैं एक न्यूट्रल एटम से, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, वही रहता है, डिक्रीज होता है, या फिर इधर इंक्रीजेज और डिक्रीजेस, बताइए। तो बेसिकली वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी डेनियल सेल्स होती है ना, डेनियल सेल आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्या कंसिस्ट करती है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, Zn एंड Cu है ना, जिंक और कॉपर एज इलेक्ट्रोड्स। सब आपने पढ़ा होगा ना सेल के बारे में, ऐसे वो अगर किसी को अगर आप लोगों को शायद इमेज भी उसकी याद होगी, बुक में अच्छी खासी दी हुई है केमिस्ट्री में, तो उसमें है कि इस तरीके से दो रखे हुए हैं ना, और फिर वहां पे एक पे क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है ZnSO4, और एक पे वो कॉपर सल्फेट बना देता है CuSO4, वही वाली चीज है, आई होप आपको याद आया होगा। तो ये जिंक एंड कॉपर एज इलेक्ट्रोड्स है ना, ये बेसिकली कंसिस्ट करती है, तो 1 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स, बताइए। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है आपने बहुत पढ़ा होगा, EMF शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन में EMF पढ़ा होगा, हम इसको बचपन में EMF करते रहे थे, बट हमें इसका वो ही पता नहीं था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। तो ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है जी? ये रिप्रेजेंट करती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना, थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बोल रहे हैं कि द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, बताइए। जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होती है वो कैसी होती है? बेसिकली वो डायमेंशन लेस होती है, उसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसका अगर फॉर्मूला देखोगे ना तो m0 L0 T0 ये होता है। अब एक और चीज आप ध्यान रखना, आप लोगों ने डायमेंशंस भी जरूर पढ़ने हैं, देखो एग्जाम में डायमेंशंस पूछ लिए जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, एक बार आप हर किसी के डायमेंशंस फॉर्मूले पढ़ लो, अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपसे किसी का भी पूछ लेगा, बहुत सिंपल सी चीज होती है, आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। अगर आपको मतलब कुछ लोग होते हैं जो उनको क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, इतना वो नहीं है, उनको रटो मत, अगर आपसे नहीं हो रहा है उनको सीधा निकालना सीख लो। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना कि भाई फोर्स इज इक्वल्स टू ma होता है, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, आपको पता है, तो आप इजीली वहां से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे। अगर आप उसका बेसिकली आपको फॉर्मूला पता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप रट लो तो फिर आप रट लो कि भैया क्या होता है ना, लेकिन आपको डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए, एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आ जाता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्योर सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, बताइए। उसके अंदर थर्ड इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन्स हैव हायर मोबिलिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है? होल्स से ज्यादा होती है। जो सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं ना, उनकी मोबिलिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी रहती है, ठीक है। तो यानी थर्ड इज द राइट आंसर। मेरे को बार बार 3 निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बोल रहे हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्वलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बताइए किस चीज के रहता है? तो बेसिकली ये रहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंपॉर्टेंट है जी, पढ़ लेना, प्लीज पढ़ लेना। तो ये बेसिकली किस चीज के बराबर रहता है, प्रिंसिपल ऑफ किस चीज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, है ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्या होता है ना कि अरे यार, एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, सॉरी उल्टा हो गया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो जैसी है यूनिवर्स में, वो फिक्स है तो वो फिक्स है। बोल रहे हैं कि वाई यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बताइए क्यों होता है यूजुअली जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है। देखो अगर आपने देखा होगा, अगर आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नाम की चीज़ होती है, चीज़ नहीं होती है, फोर्स होती है। तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, उनको उनकी अगर क्योंकि वो वीक होते हैं तो उनकी वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, लो होता है। तो ये इसका एक मेन रीजन रहता है ना। तो यानी कि आप इसके अंदर बोलोगे कि भैया थर्ड ऑप्शन इज द राइट, सॉरी सेकंड ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि उसके अंदर एक वीक वैंडर वॉल फोर्सेज होती हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सही नहीं है। एक मिनट, हाँ बताइए। देखो अगर आप पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने बोर्स एटम पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये पूरा बोर मॉडल ऑफ एटम है, इसको प्लीज आप लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन देखने आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही, और मिलता ही है हर बार। तो अगर हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं तो देखिए इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ही इनकरेक्ट है, वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। बोर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, ऐसा बिल्कुल नहीं इन्होंने बोला, है ना। बाकी जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट इफेक्ट, इनमें से कौन सा परमानेंट इफेक्ट है। तो 1 इज द राइट आंसर, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बेसिकली आपका परमानेंट इफेक्ट होता है। सो देखिए अब आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, अगर आपको नहीं भी अच्छे लगे तो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं, है ना, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोज इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है लाइट की जो ये शो करती है कि वो एक ट्रांसवर्स वेव्स भी हैं, बताइए। रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। तो देखिए अगर इसका आंसर है बेसिकली 4th यानी कि पोलराइजेशन। अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। देखिए पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो अनपोलराइज लाइट होती है, ठीक है, उसको हम पास कराते हैं डिफरेंट किससे, वेव से, मतलब डिफरेंट पाथ से, डिफरेंट प्लेन से। अब क्या होता है जब वो डिफरेंट प्लेन से पास होगी तो उस केस में क्या होगा, हम एक बीच में क्या लगा देते हैं, हम एक बीच में पोलराइजर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पोलराइजर। अब उस पोलराइजर को लगाने के बाद जब लाइट आपकी अलग अलग पाथ से आ रही थी, अलग अलग प्लेन से आ रही थी, अब वो एक सिंगल बीम से, एक सिंगल प्लेन से, एक सिंगल पाथ से क्या होगी, आनी शुरू हो जाएगी। तो यानी यही जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर देते हैं बाय द यूज ऑफ अ पोलराइजर, उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना। और बेसिकली यही जो प्रोसेस है यही बताता है कि जो लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव्स की प्रॉपर्टी भी अपने अंदर रखती है। तो ये इसका बेसिकली पूरा मैटर है। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक भी करें, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दें, कमेंट्स भी करें, है ना, और बने रहें चैनल पे भी। सो इसी तरीके से हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोग की प्रैक्टिस, और साइड में जो AES वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो भी अपना कंटिन्यू कल से रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।